न्यूमरोलॉजी एंड अदर प्रैक्टिसेस, बट जो अब मार्केट में आप देखते हैं चाहे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो हैं, सो हाउ न्यूमरोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रैक्टिसेस। नहीं, डिफरेंट नहीं होगी ना यार। एक तो पॉइंट इसके डिफरेंट क्यों, चाहे आप न्यूमरोलॉजी की बात करो, एस्ट्रोलॉजी की बात करो, यार एक बेसिक होता है, एक वन फंडामेंटल बेसिस इज हाउ टू ट्रांसफॉर्म बिजनेसेस। एक बिजनेस को आप नंबर्स के थ्रू, प्लैनेट्स के थ्रू उसको कहाँ दूसरे लेवल पे लेके जा सकते हो। ये बात तो समझ आती है कि अब कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, ये बात तो समझ आती है कि टेक्नोलॉजी इज नाउ मेकिंग द वर्ल्ड वेरी स्मॉल। छोटी सी दुनिया बन रही है आज की तारीख में। आज इन्वेंशन, आविष्कार एक जगह होता है, अगली जगह कॉपी हो जाता है। एक तो प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजीज होती है या साइंसेज है, एस्ट्रोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। एक होता है हीलिंग साइंसेज होती है। यू आर हार्नेसिंग अब नेचर से कुछ लेके अपने ऊपर उसको कर रहे हो, तो उसको हीलिंग साइंसेज कहते हैं। सो आई एम आयुष आहूजा, आई एम द फाउंडर ऑफ ज़लोन। आज हम अपने दोस्त के साथ, अब डॉक्टर सचिन एस शर्मा जी के साथ हैं, जो एक बहुत अच्छे और काफ़ी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, जिनसे कुछ टाइम पहले मैंने भी गाइडेंस ली थी। और आज हम उन्हीं के साथ हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे बिजनेस में न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प करती है और किस किस तरह से जो आपके बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं, आप उसको कैसे न्यूमरोलॉजी की हेल्प से आप उसको सही कर सकते हैं और अपने बिजनेस में आप एक अच्छे लेवल पे आप पहुंच सकते हैं। आयुष, ज़लोन करता क्या है एग्जैक्टली? सो ज़लोन बेसिकली, ज़लोन इट्स अ B2B प्लेटफॉर्म, B2B टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म, जो सलोन्स को हर एक चीज़ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता है। जहाँ से आपको कुछ भी चाहिए वो सलोन्स की हेल्प करता है, और उन्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने डोर स्टेप पे बैठ के उनको वहीं पे डिलीवरी मिलेगी। प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट, ज़लोन इज अबाउट जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स प्लस so it's a B2B for it's a B2B salon. for salons और एंड ब्यूटी इंडस्ट्री, ऑल द ब्यूटी प्रोफेशनल्स, चाहे वो फ्रीलांसर्स हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हैं, उन सबको वो सर्व करता है। ऑसम। अब बताओ जी, क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो? सो आई अंडरस्टैंड, अब नाउ आई अंडरस्टैंड कि आप ठीक से क्या करते हो। अब क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो मेरे भाई, बताओ। सर आप अपने बारे में बताइए थोड़ा, व्हाट्स योर बैकग्राउंड, ताकि हमारे न्यूमरोलॉजी करते करते आज की तारीख में यार न्यूमरोलॉजी 35-36 साल तो हो गए, बस उतना ही काफ़ी है टू अंडरस्टैंड दैट नंबर्स के बीच में रहना, प्लैनेट्स को अंडरस्टैंड करना, और देन ग्लोबली इस चीज़ को प्रमोट करना। सो क्या होता है आयुष के, इट्स बीन अ बिग जर्नी। अगर आप एक पूरा 30-35 साल निकाल देते हो, कुछ भी करते हो आप, अब आप जब अपनी स्पेशलिटी में हो, यू स्टार्ट डेवलपिंग अ गुड इंट्यूशन अबाउट इट। तो आज 21,000 क्लाइंट्स, 51 कंट्रीज कर तो रहे, लेकिन द कॉन्वर्सेशन जो आज मेरे साथ आपकी होनी है ना, जो मेरे लिए रियल दिल के करीब चीज़ है, विच इज़ जी हाउ टू ट्रांसफॉर्म बिजनेसेस। एक बिजनेस को आप नंबर्स के थ्रू, प्लैनेट्स के थ्रू उसको कहाँ दूसरे लेवल पे लेके जा सकते हो। ये बात तो समझ आती है कि कंपटीशन ज़्यादा है, ये बात तो समझ आती है कि टेक्नोलॉजी इज़ नाउ मेकिंग द वर्ल्ड वेरी स्मॉल। छोटी सी दुनिया बन रही है आज की तारीख में। आज इन्वेंशन, आविष्कार एक जगह होता है, अगली जगह कॉपी हो जाता है, और कॉपी होके बेटर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, Chinese cars are now better than where they copied it from. It's going to happen. तो मेरा एक क्वेस्ट है, मेरे एक सोच है कि न्यूमरोलॉजी प्लैनेट्स हैं, इस चीज़ को अगर मैं अप्लाई करूँ बिजनेसमैन के लिए, उनको कैसे एम्पावर कर सकते हैं या उनको कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं। दिस इज़ व्हाट माय बेसिक बैकग्राउंड इज टुडे। ओके, तो मैं सर आपसे पूछता हूँ कि जैसे न्यूमरोलॉजी है, वैसे ही काफ़ी, सर आप बताओ। न्यूमरोलॉजी एंड अदर प्रैक्टिसेस, बट जो अब मार्केट में आप देखते हैं चाहे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो हैं, सो हाउ न्यूमरोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रैक्टिसेस। नहीं, डिफरेंट नहीं होगी ना यार। एक तो पॉइंट इसके डिफरेंट क्यों, क्योंकि पहले के जब हम हुए थे तब आपने देखा उस टाइम पे न्यूमरोलॉजी काफ़ी थी, बट धीरे धीरे करते करते एस्ट्रोलॉजर हैं, ये काफ़ी चीज़ें जो आ गई हैं, तो न्यूमरोलॉजी जो है लोगों ने कई लोगों को इसके बारे में पता भी नहीं है। तो आप बताइए थोड़ा उसके बारे में कि कैसे लोगों को हम उसके लिए अवेयरनेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, प्लस हाउ न्यूमरोलॉजी कैन चेंज पीपल्स लाइफ। करना क्यों है, पहले तो ये समझ के मुझे अवेयरनेस करनी क्यों है। यू अंडरस्टैंड दैट चाहे आप न्यूमरोलॉजी की बात करो, एस्ट्रोलॉजी की बात करो, यार एक बेसिक होता है, एक वन फंडामेंटल बेसिस इज कि सारा तो प्लैनेट्स के ऊपर बेस्ड है ना, प्लैनेट्स के ऊपर बेस्ड है। अब पहले तो आप ये एक्सेप्ट तो करो कि प्लैनेट्स हमें रूल करते हैं, यही एक्सेप्टेंस नहीं आती फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो जनरेशन्स के हैं, या चलो हमारी जनरेशन और उसके 3 जनरेशन बाद तक आप सोचो, उनके लिए मेहनत करना, वर्ल्ड वॉर 2 देखी, वर्ल्ड वॉर 1 देखी, उसके बाद बहुत कुछ वॉर्स देखी, उनके लिए मेहनत करके खड़े होना, अपने दम पे करना, वो बहुत ज़रूरी डेफिनेशन था। और जो सक्सीड हुआ भी, उसने ये सोचा कि यार ये तो मैंने खड़ा किया है, ये मेहनत मेरी थी। तो एक टाइम पे
अगर आप उसको बोला जाए कि यार ये तो आपकी लक भी तो थी कि आप सही समय पे सही जगह पे बैठ के सही काम कर रहे थे, या आपका बैकग्राउंड ऐसा मिल गया, आप यूएस में चले गए, आप इंडियंस थे, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री शुरू हुई थी सिलिकॉन वैली, आप वहाँ चले गए, प्रोजेक्ट के लिए भेजा, फिर वहीं रुक गए, आप सही जगह पे एक जगह पहुंचे तो आप वहाँ बन पाए। जब डॉक्टर्स इंडिया में नहीं होते थे तो जाके अमेरिका में डॉक्टर्स बन गए, तो वहाँ पे इतने रूल्स इतने लॉज हैं कि भाई आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर बहुत फ्लरिश कर गया तो इंडियंस डॉक्टर्स बन गए। बट लगने उनको ये लगा कि यार सब कुछ तो हमने किया है, इंडियंस आर द मोस्ट फ्लरिशिंग कम्युनिटी। यार ऐसे कुछ नहीं है, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रूथ, इसमें बहुत सच्चाई है कि अगर आपके प्लैनेट सही नहीं है या समय सही नहीं है, बहुत सारा एफर्ट जो है वो नहीं काम करता। नाउ अब गूगल में उठा के देखना है काम कर आयुष, एक गूगल में ना देखो फेमस बिलियनियर कोट्स, ओके, जस्ट लुक एट फेमस बिलियनियर कोट्स और उसके नीचे ढूंढना हाउ मेनी बिलियनियर्स एट्रीब्यूट लक टू देयर सक्सेस। you'll be surprised कितने मिलेंगे। वो जैक मा से लेके there are a lot of people who would turn back and say यार मेरे लक सही था, वो एक टाइम पे ऐसा हुआ and I didn't look back after that। दूसरा, you just see how many millionaires were fired from their jobs। you'll be finding so many कि उस टाइम पे जब मैं रिस्क लेता ही नहीं था, मेरी फितरत में नहीं था या मेरे बैकग्राउंड में नहीं था कि मेरे इसमें एक सैलरी का चेक आना चाहिए, तो जब मैं उस बैकग्राउंड से पैदा हुआ था, मिडिल क्लास, सीनियर मिडिल क्लास, जहाँ पे एक सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी थी, जहाँ पे पेरेंटिंग ये सिखाती थी कि भाई एक सिक्योरिटी बने, फिर लोन्स लेके घर बनाओ, घर होना ज़रूरी है, फिर कुछ सेविंग करो रेनी डे के लिए, जब वो कल्चर चलती थी तो उस कल्चर में जब एक वाइस प्रेसिडेंट CEO फायर हुआ या जनरल मैनेजर अपनी नौकरी से निकाला गया, जब उसके टाइम पे और नौकरी मिलना मुश्किल हो गया बिकॉज सीनियर लेवल पे कम मिलती है, और उसने बिजनेस शुरू किया, तो हाउ मेनी टर्न आउट टू बी मिलियनेयर्स। सो इट्स फर्स्ट फंडामेंटल थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको समय देखना आता हो, प्लैनेट्स के बारे में रिस्पेक्ट हो, यू कैन राइड इट, इसको प्रॉपरली राइड कर सकते हो। और बहुत सालों की मेहनत जो विफल है, या बहुत सालों की मेहनत जो काम ही नहीं करती कि यार 10 साल 20 साल 30 साल से मेहनत करें लेकिन वही है, पैसा आने से पहले ही खर्चा हो जाता है, कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है उसका, पैसा आने से पहले खर्चा हो जाता है, या पैसा ही नहीं आता, हमेशा खर्चे ज़्यादा ही रहते हैं, या पैसा बैंक में इकट्ठा हुआ नहीं, चाहे कंफर्ट लेवल आया, चाहे वो 10 दिन का, क्या अब थोड़ा पैसा आ गया, एकदम से कोई इमरजेंसी आ जाएगी, वो पैसा ले जाएगी। एक पैटर्न्स है, और ये पैटर्न्स ना ये सारे के सारे प्लैनेट्स। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि न्यूमरोलॉजी हो या एस्ट्रोलॉजी हो, ये सारे प्लैनेट्स की कॉन्वर्सेशन है। जब तक ये बात आपको नहीं समझ आती, और ये समय बदल रहा है, पीपल आर बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड दैट नाउ, विल टॉक अबाउट दैट, आगे जाके बात करते हैं। अब आपने बोला कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस। देयर आर थ्री वेज ऑफ साइंसेस। एक तो होता है कि प्लैनेट का इफेक्ट क्या है उसके बारे में समझना, और फ्यूचर की बात करना, ये सबसे टफ होता है बिकॉज फ्यूचर तो प्रिडिक्टेबल है या नहीं है, आपने या तो फ्यूचर प्रिडिक्शन में गलत हो या सही हो। सो एक तो प्रिडिक्टिव टेक्नोलॉजीज होती है या साइंसेज है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी। एक होता है हीलिंग साइंसेज होती है। हीलिंग साइंसेज में बीमारी है, डिप्रेशन है, मूड, थिंग्स वेयर यू आर हार्नेसिंग, आप नेचर से कुछ लेके अपने ऊपर उसको कर रहे हो, तो उसको हीलिंग साइंसेज कहते हैं। और एक है एनर्जी की साइंसेज। एनर्जी मतलब या बुरी नज़र लग गई, या आपने पूजा हो गई, या कोई ब्लैक एनर्जी आ गई, मैजिक या समथिंग। मैजिक तो मैं नहीं कहूँगा बिकॉज वो चीज़ मैं बिलीव नहीं करता, बट एनर्जीज। अब 3 अलग अलग ऑकल्ट साइंस है। सो वन इज टू सेव यू फ्रॉम एनर्जीज, वन इज टू हील यू, कि अगर आप ऑलरेडी अफेक्टेड हो तो हील कैसे करते हैं, वन इज टू प्रिवेंट इवन गेटिंग देयर, दैट इज एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी, जहाँ प्रिडिक्ट कर सकते हो। ओके, अब डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है कि आप किस पॉइंट इन टाइम पे डेट, मंथ, ईयर, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड में पैदा हुए थे, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तो वहां से प्रिडिक्टेबल चार्ट्स के भाई इस पॉइंट पे आप पैदा हुए, तो जितने भी प्लैनेट्स से वो आपको इस टाइम पे अपने ऑर्बिट में तो चल ही रहे थे, लेकिन आपको इस पॉइंट पे इस एंगल से देख रहे थे। और जब आप पैदा हुए, अब जितना आगे लाइफ चलेगी, जैसे जैसे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, आपकी लाइफ का एक ब्लूप्रिंट बनता जाएगा।
Okay. दैट इज एस्ट्रोलॉजी। अब ये जो 3D यूनिवर्स है, अब 3D को अगर आप एक कागज में रिप्रेजेंट करते हो ना यार, कि वो तो यार ये एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है, इस घर से इस घर में सैटर्न मूव कर रहा है, इस घर से इस घर में ये मूव कर रहा है, वो 3D मोमेंट्स जो है ना प्लैनेट्स की, वो 2D पेपर पे डिपिक्ट करके कैलकुलेशंस करना इज एस्ट्रोलॉजी। है ना कॉम्प्लिकेटेड? बिल्कुल। तो एस्ट्रोलॉजी तो ऐसी चीज है यार कि 20-20 साल लग जाते हैं, और कोई जो 2-3 साल करके ना एस्ट्रोलॉजी करके वो आचार्य बन के बैठे हैं, सॉरी टू विद ऑल द रिस्पेक्ट टू देम, दे डोंट नो एस्ट्रोलॉजी, दे कांट नो दैट। हाँ, इतना definitely। टाइम लगता है। सो बहुत सारे लोग हैं जो आजकल लोगों को गाइडेंस दे रहे हैं, बट वो गाइडेंस सही भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी हर एक, मतलब आप कहीं भी चले जाओ, आप आजकल छोटे छोटी जगह पे भी काफ़ी बने हुए हैं, बट वो चीज़ ठीक है, अब किसी के ऊपर पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, बट किसी जिसको नॉलेज नहीं भी है वो भी कर रहे हैं। कर तो रहे हो। नहीं, पॉइंटेड आई एम नॉट, मैं तो कह रहा हूँ टू ईच टू हिज ओन। जिसकी जिंदगी में जो कर्म कर रहा है उसके बारे में हमें क्या बात करनी। मैं तो सिर्फ ये एस्टैब्लिश करना चाह रहा था यार कि एक साइंस जो बहुत इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी जल्दी नहीं सीख सकते। बिकॉज एक बात याद रखना है, इसमें लॉयर है, अच्छा लॉयर का बनता है, या डॉक्टर अच्छा डॉक्टर का बनता है, फॉरगेट अबाउट एस्ट्रोलॉजी, जब उसकी इंट्यूशन काम करती है। यार लॉ की किताब तो सेम थी ना, लॉ तो सामने लिखा हुआ है ना, लाखों ने पढ़ लिया। तो एक ही लॉयर तो जेठमलानी बना ना, और फॉर दैट मैटर एनी अदर, और एक ही लॉयर, एक ही डॉक्टर तो बना जो कार्डियोलॉजिस्ट बना, क्योंकि कार्डियोलॉजी तो सबने पढ़ी थी। जब तक आपका हाथ, माइंड, इंट्यूशन से थर्ड आई से काम नहीं करता या फोर्थ आई से काम नहीं करता, मतलब अगर आपका हाथ पैर इंट्यूशन साथ काम नहीं करते ना, तो उतना ही मीडियोकर काम चलता है। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी तो समझ आ गई। अब न्यूमरोलॉजी का क्या फंडामेंटल है? न्यूमरोलॉजी थोड़ी सी आसान है, लेकिन उसका एक कहते हैं ना आउटरीच भी लिमिटेड होता है। न्यूमरोलॉजी क्या बोलेगी कि हर लेटर को इंग्लिश के बेस पे बेस्ड वो वेरी इफेक्टिव, दो इट्स जूइश सिस्टम है, जो कबाला सिस्टम है, वैदिक न्यूमरोलॉजी भी है, इजिप्शियंस की साइलेंट सिस्टम भी है, और वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में पैथागोरस सिस्टम भी है, बट उसका बेसिस सारा इंग्लिश लैंग्वेज है। तो हर लेटर को आप कन्वर्ट करते हो एक नंबर में, हर नंबर को कन्वर्ट करते हो एक प्लैनेट में, घूम फिर के फिर प्लैनेट आ गए। जब आपके नाम के प्लैनेट्स हैं, डेट मंथ ईयर के प्लैनेट्स हैं, अब इनको जब आप जोड़ते हो, सारा न्यूमरोलॉजी का गेम है कि इनको हार्मनी करो भाई, बिकॉज ये तो राहु का नाम है, ये तो सन का डेट ऑफ बर्थ है, ये तो मार्स का डेट प्लस मंथ प्लस ईयर है, 3 डिफरेंट प्लैनेट्स हैं। इसको कैसे सेट करें? बाय चेंजिंग द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट, या जो भी हम करते हैं। तो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ दोनों सारे तो नेम एंड डेट ऑफ बर्थ में करीब 20-25 प्लैनेट्स आ जाते हैं भाई इसके अंदर। आप ये नहीं कह सकते कि यार हर इंसान का, जिसका इंसान का डेट मंथ ईयर सेम है, उसकी लाइफ ऐसे रहेगी, कभी होता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल ट्विन्स नहीं होते, आप किसी भी ट्विन को उठा के देख लो, बीमारियां सेम लगेंगी टू एन एक्सटेंट, बट लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिकॉज 10 प्लैनेट्स तो नाम के अंदर छुपे हुए होते हैं। अब उस 16 प्लैनेट्स को जब 10 प्लैनेट से मिक्स करते हो ना, मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सो न्यूमरोलॉजी इज दैट, हार्मोनाइजिंग द प्लैनेट्स। उस प्लैनेट्स को ना हार्मोनाइज करना ताकि दूसरे से वो लड़े ना, उसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं। अब घूम फिर के न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्टिव भी होती है। ज़्यादातर आप देखोगे इंडिया में लोग प्रिडिक्शन नहीं करते, और ज़्यादातर जो बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट जो भी है, ऑल रिस्पेक्ट यार, वो प्रिडिक्ट भी नहीं करते, वो सिर्फ सिखाते हैं। सिखा के भाई जब मेजरेबल ही नहीं है तो सिखा क्या रहे हो, वो कंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी की जो स्कोप है, इट इज़ क्वाइट प्रिडिक्टेबल। आप उस पर बोलो कि आप न्यूमरोलॉजी से टाइम ऑफ डेथ पता लगा लो, इसकी ज़रूरत भी नहीं है आपको पता लगाने की, बिकॉज वो चीज़ आपको एम्पावर नहीं करती। जो चीज़ आपसे आपकी पावर छीनेगी ना, उसको जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके लाइफ में फुल पोटेंशियल है। क्योंकि आप और मैं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार, आप और मैं ना फ्री विल की लाइफ जीने आए हैं। फ्री विल की लाइफ का मतलब होता है कि आपके पुराने हिसाब किताब से इस दिन ये तो होगा, उसके अगले दिन आप जिंदगी को कैसे जियोगे वो आपकी फ्री विल है। अगर फ्री विल नहीं, मतलब जो मैं चाहता हूं वो कर सकता हूं, अगर आपकी फ्री विल की लाइफ नहीं होती ना, तो अभी भी हम केव्स में बैठे रहते। सो फ्री विल की लाइफ यूनिवर्स से मिलती है कि भुगतो, अपने पे ऑफ करो प्लैनेट्स का, लेकिन अगले दिन की आपकी जो जिंदगी होगी वो आपके हाथ में है। सो द पॉइंट इज कि जब सब कुछ मेरे हाथ में है, तो मुझे तो सिर्फ ये देखना है ना कि किस पॉइंट पे मेरा लाइफ बदल रही है, ताकि उस पॉइंट को प्रेडिक्ट करके जब मेरे को कुछ चीज़ प्रेडिक्ट हो जाती है ना, तो मेरे लिए रेमेडी है। मुझे रेमेडी करने की क्या जरूरत है? रेमेडी करने की दुनिया तो बहुत प्लस भी है, माइनस भी है, फ्रॉड भी है और पॉजिटिव भी है, हमें जाना ही नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे ये पता है कि ये साल मेरा पैसे का अच्छा नहीं है,
या हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है तो मैं हेल्थ की केयर नहीं कर सकता, मैं अपने खाने को नहीं ऑब्जर्व कर सकता, मैं अपने लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व नहीं कर सकता, तो बड़ी लॉजिक सी बात है यार। सो द बिगेस्ट रेमेडी इज नॉलेज। न्यूमरोलॉजी उतना ज़रूर ले जाती है आपको एंड ऑफ लाइफ तक कि जहां आपको आगे देखना आता हो। कि सपोज हमें कुछ भी अगर हम बिजनेस कर रहे हैं या आपकी हेल्थ को लेके है तो वो चीज़ हम पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, या तो मतलब कहाँ का प्रॉब्लम आने वाली है, या तो फिर अल्टीमेटली तो फिर आप, हाँ, सो अगर आपका घूम फिर के एक पॉइंट पे आप आए विच इज फैंटास्टिक, इसके भी बिजनेस में कैसे काम आता है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू टॉक अबाउट बिजनेस एंड इट्स नॉट कॉमनली, अब तो ये इस्टेब्लिश हुआ कि चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो या न्यूमरोलॉजी हो, ये प्रिडिक्टिव साइंसेज में काउंट होती है। सो फार इंडिया में ये माना जाता है कि न्यूमरोलॉजी इज नाम चेंज की साइंस, विच इज रॉन्ग, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग बाय द वे। क्योंकि जो पुराने न्यूमरोलॉजिस्ट हैं ना, जो कहते हैं ना कि ट्रू ब्लू ब्लड न्यूमरोलॉजी, मतलब जो वाकई में असली न्यूमरोलॉजिस्ट थे, उनका ये कहना होता था कि जितना हो सके नाम मत चेंज करना, जितना हो सके, मतलब एंड में नाम चेंज करना। और यहाँ पे मैं देखता हूँ वेबसाइट्स पे नेम चेंज न्यूमरोलॉजी सिखाई जा रही है, एज इफ न्यूमरोलॉजी कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेम चेंज है, जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस से बिल्कुल उल्टा है। आपके नाम में नंबर प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट्स आपके टाइम पे पैदा होने के टाइम पे आ गए थे, आपका एक ब्लूप्रिंट बन गया, आप उस ब्लूप्रिंट में हस्तक्षेप करने जा रहे हो क्योंकि नाम चेंज करोगे, प्लैनेट्स हिलेंगे। आपको पहले तो प्लैनेट्स के बारे में आना चाहिए, या प्लैनेट्स की नेचर तो समझो, किसको हिला रहे हो, किसको ऐड कर रहे हो। सिंपल एक ए ऐड कर दिया, बी ऐड कर दिया, नंबर ऐड कर दिया, इट्स रिडिकुलस, बिकॉज वो तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, वही हो रहा है, वहीं पे एक बंदे की नॉलेज शुरू होती है, वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा, चलो आपने एक नाम चेंज किया, लाइक आई सेड भी लास्ट मोमेंट पे चेंज करना होता है, चलो हमने कर दिया, वो भी डिपेंड करता है। जैसे आई केम टू यू, यू सजेस्टेड मी टू चेंज द नेम बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू माई ऑल डाटा एवरीथिंग, आपने देख के तब मुझे सजेस्ट किया है। हाँ। उसके बाद मैंने चेंजेस देखे भी, काफ़ी चेंजेस बिजनेस में आए, कैसे कैसे काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई हैं। तो वो सब आपका बिलीफ है, उससे आपको पता होना चाहिए। जैसे आपने मुझे गाइडेंस दी, उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें बिजनेस में भी, काफ़ी मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। मेरा एक पॉइंट है इसमें कि अगर मुझे नाम चेंज करना भी था ना लाइफ में, तो मुझे कम से कम 3 चीज़ें आनी चाहिए। और ये तो मैं यार हर पॉडकास्ट में बोलता ही बोलता हूँ कि यार प्लीज़ हर एक के पास जाके अपना नाम चेक कराना बंद करो, बिकॉज दिस कैन बिकम वेरी डेंजरस। और 3 चीज़ें क्या है? 1 इज नेचर ऑफ द प्लैनेट्स, 2nd इज पूरा फ्यूचर चार्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। यार आपको फ्यूचर कैलकुलेट नहीं करना आता तो आप एक ऐसा नाम कैसे दे रहे हो जो जिंदगी भर रहेगा? आपको जिंदगी को देखना तो आना चाहिए पहले। अब फॉर एग्जाम्पल जब फ्यूचर की कैलकुलेशन करते हैं ना, करीब 5 से 7 प्लैनेट्स लगते हैं। यहाँ पे ईयर नंबर आपका साल कैसे, उसके हिसाब से वो चेक कर देते हैं। जब 5 प्लैनेट्स लग रहे हैं, सपोज एक प्लैनेट आ गया जिसको हम कहते हैं, उसकी ना एक लाइफ स्पैन होती है 8-9 साल, 8-9 साल, 8-9 साल की होती है। 8-9 साल के लिए एक प्लैनेट आ गया जिसमें नंबर्स ऐसे आ गए कि इसमें रिश्ते टूट सकते हैं, पैसे खत्म हो सकते हैं। तीसरा एक पॉइंट आएगा तो इसमें कई बारी एक और प्लैनेट ऐसा आ रहा है तो जेल हो सकती है। अब ये प्लैनेट आपकी लाइफ में आ रहा है। आप किसी को कोई क्लाइंट मेरे पास आया, वो 14 साल का बच्चा है। अब माँ बाप को कैसे बताएंगे कि भाई 32 से लेके 40 के बीच में तो जेल जाएगा? वो तो आज से उनका नींद खराब हो जाएगी। दिस नॉट, यू आर नॉट सपोज टू स्केयर, यू आर सपोज टू एम्पावर। भैया आप नॉलेज वो दो जिससे पावर मिले। ये नॉलेज थोड़ा दोगे जो आदमी खराब बिल्कुल ही गिर जाए। तो फिर अब आप देख रहे हो कि ये सिचुएशन आएगी, इसमें ये वाला प्लैनेट जो है ना ये तंग करेगा, तो आप ऐसा नाम भी तो ढूंढ सकते थे कि वो वाला प्लैनेट को ठीक कर ले, या कोर्ट केस आ जाए जो आप थोड़ा बहुत तंग करे 1-2 साल, लेकिन वो नौबत ना आए। आप जानते हो ये चीज तो बता सकते हो। बच्चे 3rd चीज क्या चाहिए? पहले तो प्लैनेट चाहिए होता है, दूसरा फ्यूचर चाहिए होता है, तीसरा कर्मों के दोष क्या है इस प्लैनेट में, इस चार्ट में। ओ मेरे भाई, हमें ह्यूमन लाइफ मिलती ही इसलिए है 5-4 चीजों में, जिसमें से एक सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पिछले कर्मों के दोष के लिए आपको ह्यूमन लाइफ दी गई है कि जाइए अपने दोष को खत्म करिए और अपने मोक्ष का रास्ते को साफ करो। इस रीजन से मिलती है। और अगर आपको ये चीज देखनी आती ही नहीं कि किस रीजन से आपको भेजा गया है और फ्यूचर क्या है
और आप सिर्फ एक नंबर दे के नाम दे के भेज रहे हो जो कि प्लैनेट है। अच्छा पता आपको, यू नो बिकॉज आई डिड योर चार्ट, अब यू नो दैट 30% है, 30% पावर है नेम की, और जो वॉवल्स होते हैं नाम के ना उसमें 20% है। 50% पावर एक लाइफ में, ये 10 प्लैनेट जो नाम में आते हैं मिला के 50% लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, और आप नाम चेंज कर रहे हो 50% विदाउट सीइंग द फ्यूचर, विदाउट सीइंग द पिछले कर्म। और ये धड़ल्ले से हो रहा है इस टाइम, अच्छी तरह से हो रहा है, ये भर भर के हो रहा है। और आप नाम न्यूमरोलॉजी क्लासेस करते हो जहां पे ना तो ये चीज डिस्कस हो रही है ना फ्यूचर डिस्कस हो रहा है। इमेजिन अगर मेरी जिंदगी में न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी ना होती तो शायद मैं सुखी होता, क्योंकि फिर जेल है तो जेल है, डाइवोर्स है तो डाइवोर्स है, बैंकरप्सी है तो बैंकरप्सी है, वो भुगतने आए हैं, भुगत के जाएंगे और अपना साफ करके आएंगे। तो गुरु नानक जी भी तो ये कहते थे कि ना स्टोन पे बिलीव करो, ना नाम पे, ना एस्ट्रोलॉजी पे। बिकॉज वो क्या कहते, वो कहते थे यार इंसान को इतना एम्पावर होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए कि जो भी कर्म है ना उसको भुगत के जाओ और उससे सीख के जाओ। मगर उससे पहले एस्ट्रोलॉजी बनी, उससे पहले न्यूमरोलॉजी बनी, वो तो 20-30 हजार साल पुरानी है। एंड देन सिखिज्म 300-400 साल पुराना है। उसके पीछे विजडम क्या थी? जब सेजेस ने लिखा, जब हमारे एंशिएंट वैदिक साइंसेस में भी अब न्यूमरोलॉजी आई, एस्ट्रोलॉजी आई, उसके पीछे फिर एक विजडम क्या थी? विजडम ये थी कि आप समझो फ्यूचर को, उसके हिसाब से अपने कर्म डिजाइन करो ताकि आप गलत ना करो फ्रॉम डे वन, और वो टाइम को जानते हुए उससे बच जाओ। उसको रेमेडी कहते थे। ये थोड़ी ना कहते थे कि आप कुछ बदल ही दो और मेरे को मत बदलो, लेकिन मेरे प्लैनेट्स बदल दो। वहां पे मैनिपुलेशन शुरू हो गई। सो यस, अब बात करेंगे बिजनेस की। क्या चाहते हो बिजनेस में, क्या जानना चाहते हो? तो जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सपोज बिजनेस में मुझे कोई भी चीज़ें चाहिए होती हैं, कुछ आगे रुकावटें आ रही हैं या मुझे एक्सपेंशन करना है, तो उस केस में कैसे न्यूमरोलॉजी हेल्प कर सकती है? तो आप उसके बारे में मुझे थोड़ा बताइए। यार एक बात है कि बिजनेस इज लाइक, ना जैसे कहते हैं ना कि मैरिज एक लाइफ है, इट्स अ पार्टनरशिप। बिजनेस इज ऑल्सो लाइफ। बिजनेस, आप जब बिजनेस करते हो ना तो आप कभी भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते बिजनेस से कि भाई अब मेरा छुट्टी है, अब मेरा संडे है, अब 6 बजे तक के बाद मैं काम नहीं करूंगा। फर्स्ट अंडरस्टैंड कि आप स्टार्टअप में हो या बड़े बिजनेस में हो, या बिजनेस करना चाहते हो और कर नहीं पा रहे हो, या एक लेडी एज अ होम मेकर आप घर पे बैठी हैं, आप कुछ चाहते हो कोई पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ले लो, या 4-5 चीजें जरूरी होती है। बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में होता है मैं ओनर हूं, मेरी लक से मेरा बिजनेस चलेगा, मेरी लक और मेरी एफर्ट की लिमिटेशन है, क्योंकि मैं सब कुछ तो अकेले नहीं कर सकता। तो मेरे पास टीम कौन सी होनी चाहिए? मेरे पास टीम का मतलब क्या हुआ कि यार मेरे पास ना सही काम के लिए सही लोग होने बहुत जरूरी है। सही लोग। बिकॉज हमारी लिमिटेशन क्या होती है बिजनेस में? कहते हैं ग्लास सीलिंग क्या है यार? ग्लास सीलिंग होती है का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि भाई मैं किस उम्र में अपनी इनकॉम्पिटेंट लेवल पे पहुंच गया, मतलब चलता रहा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, एक टाइम पे मैं वहां पहुंच गया जिससे आगे ग्रो नहीं कर पाया। और जितनी जल्दी जो इंसान उस लेवल पे पहुंचता है ना जहां ग्रो नहीं कर पाता, उतना ही शॉर्ट लाइफ होती है उसकी सक्सेस की। तो एक तो हो गया कि मैं इतना साल तो काम करता रहूं जहां पे मैं पीछे देखता रहूं 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, कि यार सक्सेसफुल चलता जा रहा हूं, जो मेरे पास कुछ सिस्टम तो आ गया मेरे दिमाग में कि मैं ना उसको मैनेज करके सक्सेसफुल होता जाता हूं। बहुत सारे आप देखोगे शुरू में लोग बहुत बढ़िया करते हैं लाइफ में, फिर एकदम से फिर लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं कर पाते। दे रीच देयर लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंसी वेरी फास्ट। अब तो अल्टीमेटली एज अ बिजनेसमैन आपको तो ये देखना कि यार ये बिजनेस तो लाइफ लॉन्ग होगा, चाहे आप उसको बेचोगे, बड़ा करोगे, तो ये रिलेशनशिप अगर लाइफ लॉन्ग है तो आपको उस हिसाब से बिजनेस चलाना पड़ेगा कि उसकी लॉन्ग टर्म विजन है, मीडियम विजन है, इमीडिएट विजन है। ऐसे चलाओगे ना तो फिर आपको लॉन्ग टर्म, मीडियम और विजन देखना आना तो चाहिए। बिल्कुल। तो फिर वहां से मैं अभी इसको एलैबोरेट करता हूं। दूसरा लिमिटेशन क्या होती है कि आपको बिजनेस आता भी है कि नहीं। आप बिजनेस नहीं करना जानते हो, यू आर इन अ फैंसीफुल एक फ्रेम ऑफ माइंड में हो, यार मैं बिजनेसमैन बनना है, इतना अच्छा कर रहा हूं कंपनी के लिए, ये तो मैं अपने लिए कर सकता था। वो सबसे बड़ा डिल्यूजन वही होता है, क्योंकि कंपनी के पीछे ब्रांड होता है, ब्रांड के पीछे बहुत सारे पीसीज होते हैं, बड़े सारे लोग होते हैं। तो ऐसे भी होता है कि एंटरप्रेन्योर स्ट्रीक तो होती है इंसान में, एक होता है, एक फायर होती है,
बट वो सिस्टम नहीं समझ पाता कि बिजनेस चलाने के लिए एलिमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। एक तो वो भी चाहिए होता है, और दूसरा लास्ट थिंग इज लक। लक इज वेरी इंपॉर्टेंट। लक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम टेलिंग यू, ये तो क्लियर है, ये तो आप भूल जाओ कि लक। अच्छा, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज, क्योंकि मैं तो न्यूमरोलॉजी सिखाता भी हूँ, क्लासेस भी लेता हूँ, लक को भी पढ़ा जा सकता है और उसको ठीक किया जा सकता है। ये लोगों को नहीं पता होता। लोग सोचते हैं लक का मतलब हो गया क्या, लक ही खराब है तो कुछ उसका कुछ हो नहीं सकता। सो नाउ एज अ चेयरपर्सन ऑफ द बिजनेस, यू नीड योर लाइफ टू बी सॉलिड, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, लॉन्गेविटी ऑफ माइंड, माइंड तेजी से चलना चाहिए, और कोई बुरी नजर का आप शिकार नहीं होते। अगर आपके हाथ पैर चलेंगे, माइंड चलेगा, तो कंपनी चलेगी। करेक्ट? बिल्कुल। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें एक एलिमेंट और आ जाता है, क्योंकि एज अ बिजनेसमैन वो बहुत जरूरी है, और शायद ये बात काफी लोगों को समझ भी नहीं आती यार, कि आप एज अ बिजनेस लीडर मस्ट हैव अ लॉट ऑफ इंटेग्रिटी एंड स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। हम ठीक है टैक्स बचा रहे हैं, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर रहा, बट जब आप एक लीडर होते हो, छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आप हमेशा अकेले होते हो। वो चेयर पे इंसान सबसे अकेला होता है, चाहे सीईओ कंपनी का या बिजनेस का लीडर हो, उसको देखने के लिए कुछ नहीं होता। उसके सामने सिर्फ उसका शीशा होता है कि यार अंदर से देख सकते हो तो चल जाएगा, अंदर नहीं झांक सकते हो तो इधर देखोगे, उधर देखोगे, उधर देखोगे, कुछ होने वाला नहीं है। बिकॉज आपके साथ जो गुजर रही है ना, वो किसी को नहीं पता, तो आगे से आप बता नहीं सकता आपको कोई ठीक से क्या आपके साथ। तो आपको एक बिजनेस में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो जरूरी है। बिकॉज मैंने भी देखा है, बीइंग अ फाउंडर, कई बार होता है कि आपको आपके आसपास नहीं होता, इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट स्टिल आपको अपने आप से ही करना पड़ेगा। कई बार आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, चाहे वो सही गलत। एग्जैक्टली। और ये जिंदगी में ना हर रात का एक एक्सपीरियंस हो सकता है। इट कैन बिकम एन एक्सपीरियंस ऑफ एवरी नाइट टिल द एंड ऑफ लाइफ, इवन इफ यू आर अ बिलियनियर। सो यू हैव टू लिव विद दैट स्ट्रेंथ। एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी एंड लॉन्गेविटी की स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि यार आदमी ना शॉर्टकट्स में ना जिए, थोड़ा सा मीडियम और लॉन्ग टर्म सोच के चले एज अ हैबिट। एक तो ये इंग्रेडिएंट है। अब इसमें न्यूमरोलॉजी कैसे हेल्प करेगी? न्यूमरोलॉजी हेल्प्स यू स्पिरिचुअली, बिकॉज मैं स्पिरिचुअल मेंटरशिप भी करता हूँ, मैं तो प्रोग्राम्स भी हैं यार। अग्रणी मैन है, मिलियंस ऑफ बिलियंस है, मनी मैग्नेट है, एंजल्स इन्वोकेशन है, मेरी एनजीओ भी है। आइडिया इज दैट आज के ज़माने में और आने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के ज़माने में अगर आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं है तो आप तो बकल अप कर जाएंगे, बिकॉज इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ गई है बिजनेस में। आप सोचते हो कि आप यहां पहुंच जाओगे, कोई और पहुंच जाता है, बिकॉज मशीन्स आर टेकिंग ओवर द ह्यूमन माइंड एंड स्पीड। फर्स्ट, हाउ विल न्यूमरोलॉजी हेल्प यू टू रीड योर लाइफ। जो आपके एसेट्स हैं उसको बढ़ाने में हेल्प करेगा, जहां पे डेफिसिट है उसको कम करने के लिए रास्ता दिखाता है, विच इज व्हाट आई डू एज मेंटरशिप। और जो फ्यूचर दिख रहा है आपका, उसमें आपके पिटफॉल्स, माइलस्टोन्स बता देगा कि यहाँ पे बढ़ाओ है और यहाँ पे उतराओ है। एक बार आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है एज अ चेयरपर्सन, द सेकंड थिंग कम्स, यू नीड टू बी सराउंडेड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। पीपल इज ऑल्सो प्लैनेट्स ना। अब आपके सामने एक इंसान बैठा है, इंटरव्यू दे रहा है कि जब मैं तो बहुत बढ़िया, मैं टीम पर्सन हूँ, उसका सन बहुत स्ट्रांग है, उसका केतु बहुत स्ट्रांग है, और उसका मरकरी बहुत स्ट्रांग है। लेट्स से ये 3 प्लैनेट्स होते हैं जो बिल्कुल ही इंडिविजुअल होते हैं, 5, 1 एंड 7। ओके। If you're dominated by 1, 7 or 5, you don't listen to anybody else. आप अपने में सीमित होते हो, and hence आप कुछ भी अच्छा कर सकते हो, टीम्स नहीं चला सकते। टीम में कंपैशन चाहिए, एम्पैथी चाहिए, you have to have tolerance, patience। तो ये जो आपके नंबर्स ही आपके इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो सन का है, चाहे वो केतु का है, चाहे वो मरकरी का है, तो फिर आप वो गलत जॉब में, गलत प्रोफाइल के लिए, और you're committing wrongly कि मैं ये कर सकता हूँ, which is not true. Firstly, understand. So putting the right people in the right job is most important. तो अगर आपके पास वो टीम ही नहीं सही आ रही, तो आप तो कहीं एक स्केल अप नहीं कर पाओगे। तीसरी बात है ना, आपको समझ आ गया कि पुट द राइट टीम टुगेदर। अब आप यू आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग इंटरनली, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक अच्छा सक्सेशन प्लान होता है। जिंदगी में कौन आपके साथ कितना खड़ा है, आप यू कैन प्रिडिक्ट, वेल यू कैन प्रिडिक्ट टू न्यूमरोलॉजी नाउ। यार ये इंसान के ना घर में प्रॉब्लम चल रही है, शायद ये अगले साल आपके साथ ना हो। ऐसा ना हो कि उसकी इंटेंशन ना हो, ये इंसान नौकरी ढूंढ सकता है, इसका चेंज आ रहा है। आप इतना कुछ जान सकते हो
और न्यूमरोलॉजी की फ़ायदा क्या है, न्यूमरोलॉजी में तो सिर्फ नाम, डेट, मंथ, ईयर चाहिए होता है। तो अगर आपके पास नाम है, डेट, मंथ, तो आधार में होता है, पैन कार्ड में होता है, मोस्टली लोग एक्यूरेट ही होता है, थोड़ा मोटा इधर उधर हो गया तो फिर भी नाम से काफ़ी कुछ पढ़ा जा सकता है। तो ये तो समझ आ ही जाता है ना कि जो आपने अपनी टीम इकट्ठा करी है, जिसके ऊपर अब आपका सारा का सारा प्लान्स और आपकी सारी सेविंग्स परहैप्स एज अ स्टार्टअप लगने वाली है, उस पर आप भरोसा कर भी सकते हो कि नहीं? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ स्टार्टअप। और फॉर दैट मैटर टू फ्रेंड्स, चलो चलो बिजनेस शुरू करते हैं। और फॉर दैट मैटर मैं अपनी जॉब में अच्छा कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट स्टार्ट माय ओन कंपनी। उनके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भैया जिसके साथ आप हायर कर रहे हो, जिसको आप लॉन्गिविटी में आप सोच रहे हो कि मैं 1 साल में कर लूंगा, 2 साल में, ये 1 साल 2 साल रुकने वाले भी हैं कि नहीं? क्या आप जिनके या ये लेडी जो है, जो आज की तारीख में आपके साथ आई है ज्वाइन करने, इसके तो नंबर्स ऐसे आ गए दैट शी विल हैव अ बेबी नेक्स्ट ईयर। दैट इज सो इंपॉर्टेंट कि आपकी सक्सेशन प्लानिंग इन प्लेस है कि नहीं, कि हर इंसान के पीछे कोई इंसान या कोई बैकअप प्लान है कि नहीं। ओके, पता है क्या होता है, एंटरप्रेन्योर हो या बिजनेसमैन हो ना, फिर सारे काम अपने आप ही करने पड़ते हैं। अकाउंट्स भी करना पड़ता है, यू नो, पेपर वर्क भी करना पड़ता है, ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं, मेल्स भी, सारे काम अपने लेकर, सेल्स भी करनी पड़ती है। उस भीड़ में आपके जो आसपास के लोग हैं ना, वो या तो छूट जाएंगे, तो क्या आप उनसे कंट्रोल नहीं रख पाते हो, या फिर आपको अगर आप ढंग से हायर कर लें तो सक्सेशन प्लानिंग बड़ा सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बड़ी कंपनी सफर करती हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका तोड़ ना हो तो कंपनी बैठ जाती है, चाहे वो $1 बिलियन कंपनीज हो, इज एट्रिशन ऑफ पीपल। मतलब आपके लोग किस रेट पे छोड़ के चाहते हैं। एट्रिशन का मतलब क्या हुआ, आपने लोगों को लिया, हायर किया, पैसे लगे, ट्रेनिंग करी, टाइम लगा, एक्सपीरियंस करते करते वो इंसान बैठना शुरू किया, छोड़ के चला गया। जब एक कल्चर बन जाती है, क्योंकि कंपनी में ना आफ्टर सम टाइम एक कल्चर बन जाती है कि लोग छोड़ रहे हैं, तो क्या होता है कि नॉलेज कभी इस कंपनी में बढ़ती नहीं, इसको कहते हैं नॉलेज ड्रेन हो जाती है। कि नॉलेज तो यार कभी हुई नहीं, क्योंकि हर बार ही नए लोग आ रहे हैं, हर बार ही, तो जो लोग एक्सपीरियंस थे, जो इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते थे, वो तो है ही नहीं, वो तो जा चुके होते। Succession planning, attrition management, putting the right people at the right place, making yourself as spiritually and mentally strong, ये सब तो बेसिक न्यूमरोलॉजी का काम है। अब मैं अपने जी का बताता हूँ कि ना, मेरा बैकग्राउंड में मैं जी में था, आई वाज एट डेल, आई वाज बैंक ऑफ अमेरिका, आई वाज AT&T, आई वाज वाइस प्रेसिडेंट फॉर EXL, आई वाज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट फॉर इंटेलिनेट। मतलब आई हैव बीन वर्किंग इन फॉर्च्यून 50 कंपनीज इन माई लाइफ। तो मैंने बहुत एक्सपीरियंसेस देखे थे, सिस्टम्स उनके समझ आया कि यार जी इतनी बड़ी कंपनी क्यों है, कि उनका सिस्टम बहुत बढ़िया, उनको सिस्टम को समझा, उनको एक्सपीरियंस किया। आई वाज एट लेवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट था, आई वाज एट लेवल ऑफ डायरेक्टर एंड ऑल दैट स्टफ। तो मेरे को तो समझ आता है यार ये कल्चर कैसे होल्ड करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जी में जब मैं काम करता था, 13 लाख लोग थे उसमें, 13 लाख। ओके, जी की जीडीपी मतलब टर्नओवर था, जो जी का टर्नओवर उस टाइम की बात कर रहा हूं, तो बहुत टाइम हो गया, पाकिस्तान की जीडीपी से 13 टाइम्स मोर थी। एक कंट्री की जीडीपी से जी का टर्नओवर ज्यादा था। जी की जो मैनेजमेंट होती थी, उनका सुबह से शाम तक काम कुछ नहीं होता, वो कंपनी नहीं चलाते थे। जो टॉप मैनेजमेंट, उनका काम ही कुछ नहीं था। उनका काम था हर साल मुझे इतनी कंपनियां खरीदनी है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को वैल्यू कैसे दूंगा मैं। वो शेयर होल्डर्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी तो शेयर के दाम गिर जाएंगे, शेयर के दाम मिल जाएंगे तो आपका मार्केट खत्म हो जाएगी। द एंटायर वर्क ऑफ द चेयरमैन एवरी डे ऑफ हिज लाइफ वाज लुकिंग एट प्रोजेक्ट जहां पे वो कंपनी में पैसे डाल के कंपनियां खरीद सके। वो सिर्फ वही करते थे और आज भी वही करते हैं। इमेजिन दैट काइंड ऑफ अ कल्चर जहां योर जॉब इज नॉट टू हायर पीपल, योर जॉब इज टू बाय कंपनीज ऑन अ डेली बेसिस, टू वैल्यूएट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स एंड ऑल। वो भी तो इंसान है जो एक देश चला रहा है 12 घंटे में या 24 घंटे में, और वो इतना बड़ा देश चला रहा है जहाँ पे सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है आज की तारीख में, सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। वो भी तो एक इंसान है ना, और वो भी एक इंसान है जो घर पे बैठ के उसकी मेड नहीं हैंडल हो रही उससे। इंसान तो वही है, 24 घंटे तो वही है। न्यूमरोलॉजी हर जगह काम आती है टू एम्पावर यू टू योर नेक्स्ट लेवल। ये तो सिर्फ मेंटरशिप की बात है कि आप अगर एक इंसान से जुड़ जाते हो और आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो और आप फ्यूचर देखना जानते हो, आप पीछे के कर्म देख सकते हो, अगर आप अपना टाइम और एफर्ट उस इंसान के लिए लगाओगे तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा वो। बिकॉज ऐसा कुछ है ही नहीं बिजनेस में जो न्यूमरोलॉजी के सामने एक ब्लैक होल है।
एवरीथिंग कैन बी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ बिकॉज अच्छा एक चीज वो लक वाला पूछ। तो जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेस में लक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो अगर हमें लक को चेंज करना है, क्या हम न्यूमरोलॉजी की हेल्प से लक को चेंज कर सकते हैं? या लक की सी लक में क्या होता है तो 9 प्लैनेट्स ही ना। अब ग्रिड्स होती है लक में, जैसे इट्स अ 9 ब्लॉकर, मतलब 9 3 3 3 की ना 9 ब्लॉकर ग्रिड्स बनती है, जिसमें पता होता है यार ये वाला खाना भरा हुआ है, कौन सा खाली, लाइक दैट। अब उससे दो चीजें समझ आ जाती है फ्रॉम द डे ऑफ बर्थ, बिकॉज पहले वो फर्स्ट डे से बनती है, डेट बनती है, डाल के बनती है क्या चीज आपके लिए एसेट है और क्या चीज आपके लिए चैलेंज है। ओके। जो एसेट है ऑब्वियसली आप उस पर काम करोगे, और जब काम करोगे तो जो आपको एसेट पता है तभी तो काम करोगे। और जो चैलेंज है, अब जब 9 प्लैनेट्स में से 5 खाली है या 4 खाली है, तो आपको 4 चीजों पे काम करना है ना, 9 चीजों पे थोड़ी ना काम करना है। तो जहां पे विच आई गिव रेमेडीज एंड ऑल, ऑब्वियसली पार्ट ऑफ माई, अब मैं सिखाता भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि यार ये वाली प्लैनेट अगर खाली होगा या यहाँ पे कॉम्बिनेशन होगा तो ऐसे लक को ठीक करते हैं, ऐसे लक को ठीक करते हैं, ऐसे लक को ठीक करते हैं। लक इज व्हाट? लक इज कि इस टाइम पे आपका पेट खराब हो सकता है, इस टाइम पे पेट खराब हो सकता है, आप इस टाइम पर मिर्ची कम करेंगे, ये खत्म होगा, वो नहीं करेंगे, वो टाइम नहीं पता तो पेट तो खराब हो जाएगा। नो, वहां शुरू नहीं होती लक शुरू। अब लक कहती है कि आपके तो अंदर फियर है, कि आप शुरू से पैदा हुए हैं, आप थोड़े से डरपोक हैं। फियर से तो सब 100% स्टमक खराब होती है। चलो ठीक है, पता है कि फियर है तो चलो उसको मार्शल आर्ट्स में डाल देते हैं बच्चे को, या कुछ भी करते हैं जहां से उसकी लक ठीक कर रहे हैं, उसका फियर हटा रहे हैं। अगर वो फियर नहीं ठीक होता तो क्या करता? अगर वो फियर ठीक नहीं होता तो एज अ बिजनेसमैन कभी रिस्क ले ही नहीं पाएगा, बिकॉज हर बार उसको लगेगा छोड़ूं ना छोड़ूं, छोड़ूं ना छोड़ूं, सैलरी, ये वो, माँ बाप, तो वो जिंदगी में नाखुश रह के रहेगा। बिकॉज जो चाहिए था उसको जिंदगी में कि मुझे अपना एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, मुझे अपने लिए काम करना है, वो उस पर्टिकुलर प्लैनेट के मिस होने से या ना होने से वो कभी नहीं कर पाया, तो आप अपनी जिंदगी के पोटेंशियल में कभी रीच करे नहीं और लाइफ खत्म हो जाती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अगर ये 5 नंबर मिसिंग है, सपोज ये स्टमक वीक है और इसमें कर्म का दोष भी आ गया, तो जब स्टमक वीक होती है ना, दो तरह से वीक होती है स्टमक। या तो होती है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, अपनी बात कह नहीं पाता जो इंसान, तो अंदर से कॉन्स्टिपेशन आनी शुरू हो जाती है। या होता है कि पेट में गैस आनी शुरू हो जाती है। गैस मतलब अंदर कुछ टॉक्सिसिटी हो रही है, कुछ एसिडिक बनता जा रहा है जो गैस एमिट करता है। अब ये समझ आ गया कि यार ये तो स्टमक का एरिया है और बाकी प्लैनेट्स ये कह रहे हैं कि ये अपने दिल की बात नहीं कर पाता, तो ये कॉन्स्टिपेशन का शिकार होगा। कॉन्स्टिपेशन का शिकार में तो जिंदगी में खाना पीना बंद हो जाएगा। ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, दवाइयाँ खाओ, दवाइयाँ खाओ। अब कॉम्प्लिकेशन कहाँ गई? इसके चार्ट में पिछले कर्म का दोष भी है। जब पिछले कर्म का दोष होगा तो ये एसिडिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो सेल कैंसर बन जाएंगे। कैंसरस मतलब जरूरी नहीं कि हर कैंसर नहीं बनता, बट वो इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि वो बहुत सिवियर इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। यार ये तो मुझे टाइम पैदा के टाइम पे हो जाता है, जब मैं बच्चों का करता हूँ, हम तो सिजेरियन डेट्स भी तो करते हैं ना। अब उसी टाइम समझ रहा था कि यार इसके बच्चे में ये प्रॉब्लम आएगी जिंदगी में, तो इसकी लक तो यहीं से ठीक करो। तो सिमिलरली एज अ बिजनेसमैन अब घूम फिर के तो एक इंसान ही तो हो ना, तब इंसान का लक सामने पड़ा हुआ है, सारे प्लैनेट्स पड़े हुए हैं कि ठीक है फ्यूचर में ये समझ आ रहा है इसकी लक ऐसे ठीक होगी, ऐसे ठीक होगी, दिस इज आउट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या न्यूमरोलॉजी ना बेसिकली फंडामेंटली सक्सेसफुल बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस। देखी तो है आपने न्यूमरोलॉजी कैसे चलती है, क्योंकि जैसे आपने भी बताया लक का, क्योंकि कई बार क्या होता है आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपने एफर्ट्स डाल रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, बट एट द एंड आके वो काम आपका होता नहीं है, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ ही जाती है, चाहे वो किसी भी वे में आए। तो उसके लिए लक, मैं एग्जाम्पल करेक्ट, एक दिन लक भी नहीं, उसके लिए फ्यूचर जानना भी जरूरी है और पिछले कर्म जानना भी जरूरी है, बिकॉज सिर्फ लक से नहीं चलता काम। लक इज इन एडिशन टू ऑल ऑफ दैट। Okay. सो अगर आपको वो सब जिसको हम कहते हैं ना लाइफ चार्ट, फुल लाइफ कंसल्टेशन जो हमने करी थी, उससे आइडिया हो जाता। अब थोड़ा सा मैं आपको ना 2 एग्जाम्पल देता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, कि बिजनेस में कैसे अप्लाई हुआ था। आई थिंक दैट विल फिनिश आवर कॉन्वर्सेशन ऑल्सो। अब एक फंडामेंटल लक का एग्जाम्पल देता हूं कि भाई सब कुछ सोचते तो बहुत अच्छे हैं, मेरा बच्चा का इंटेलिजेंस तो है या मेरा माइंड तो बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन ना मैं ना काम करने से पहले लेजी हो जाता हूं। वो जो चीज है ना जो रात को प्लानिंग होती है वो सुबह एग्जीक्यूशन में नहीं आती। चाहे वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन एग्जाम के टाइम लिखता नहीं है, पूरा आधा छोड़ के आता पेपर।
चाहे वो जिंदगी में प्रोजेक्ट शुरू करता है लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाता। एट द एंड ऑफ द डे ये एक मेजर है, यू नो, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन चलो एक एग्जाम्पल है, बिकॉज इसमें तो लेडी ऑफ द हाउस हु वांट्स टू इम्प्रूव द हाउस, एक इंसान, एक बच्चा, एक बिजनेस लीडर, जब आप एक चीज को कंप्लीट नहीं कर पाते हो, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाते हो ग्राउंड लेवल पे, तो कैसे ठीक करें? तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर ग्रिड होता है, अगर वो मिसिंग हो तो समझ आता है कि भाई ये इंसान लेजी है। लेजीनेस कहां से आती है कि एक चक्र होता है 3 फिंगर्स नीचे ना, यहाँ पे एक सेक्रल एनर्जी सेंटर है और एक आपका स्पाइनल कॉर्ड के बेस पे होता है, रूट चक्रा कहते हैं इसमें, एनर्जी सेंटर्स होते हैं। और जब रूट चक्रा को ना प्रेशर देते हैं ना तो ये खुलते हैं। जब खुलते हैं तो इंसान धरती से जुड़ा हुआ, ग्राउंडेड टू मदर अर्थ, जो सोच अपनी प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। क्यों? अब जैसे ये फीट है, दिस इज योर फीट, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये चेस्ट है, ये हार्ट है, ये स्टमक है, ये फैटी लिवर होता है, ये किडनी होता है, वगैरह वगैरह। हर जो पैरों के जो सोल होता है उस पर हर नर्व आके एंड करती है पैरों पे। तो जब हम इसको एक्यूप्रेशर देते हैं तो खुल जाते हैं। जब खुल जाते हैं तो आदमी अपनी सोच को प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाता है। सो ये एक लक का एग्जाम्पल है। इसको खोलते कैसे? या तो आप घर पे नंगे पैर चलो, लोग तो नहीं कर सकते, कभी सर्दियां हैं, इट्स नॉट सच प्रैक्टिकल थिंग। तो आज की तारीख में ऑर्थो स्लीपर्स आते हैं। ऑर्थो स्लीपर्स जो होते हैं ना, स्लीपर्स विद बबल्स इन इट। हाँ, जो अब जितना ऑर्थो स्लीपर्स वो तो नाइकी, एडिडास, लाकॉस्ट या इवन अमेज़न में 400-500 रुपए का मिल जाता है यार। जब आप घर की चप्पलों पे ऑर्थो स्लीपर ही यूज करते हो तो आपके तो सारे नर्व्स रोज प्रेस हो रहे हैं, विच मीन्स आपकी सारी नर्व्स जो है वो प्रॉपर्ली खुल रही है, आप ग्राउंडेड होते जा रहे हो। सेकंड क्या होता है? आप घास पे चलना शुरू करो। बॉम्बे में तो होने वाला नहीं, आप दुबई में बैठे हो, दुबई में तो होने वाला नहीं, तो घास ही नहीं है। सो मगर जहां घास है वहां तो कर ही सकते हो ना। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर ग्रास वॉकिंग, ग्रास में क्या है? ग्रास इज द मैग्नेट। तो मैग्नेट जैसे जैसे आपके प्रेशराइज मिलता है, इट गोज अप योर स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड से तो पूरा का पूरा बॉडी रीजनरेट होता है। तो वही फंडामेंटल मैग्नेटिज्म का है कि आज की तारीख में जापान जो बनाता है आपके दे मेक दोस यार जहाँ सोते हैं, क्या कहते हैं, मैट्रेसेस विद ऑल दैट, उसका फंडामेंटल ये था कि घास पे चलते, बचपन से हमें पता। द थर्ड थिंग इज साइकिलिंग। व्हेन यू डू साइकिलिंग फास्ट, स्पिनिंग कर लो या एग्रेसिव साइकिलिंग करते हो, तो ये सारे चक्र खुलते हैं। जब चक्र खुलेगा तब तक अपनी सोच को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो। दैट इज ग्राउंडिंग एनर्जीज। तो ग्राउंडिंग एनर्जीज, अब पता हो कि ग्राउंडिंग एनर्जीज का इशू है तभी तो ठीक कर सकते हो। जब पता ही नहीं तो कैसे? पता ही नहीं है तो उसको कैसे ठीक करेंगे? तो फिर तो ये होगा जब आप पीटीएम में जाओगे कि आपका बच्चा है तो बड़ा इंटेलिजेंट लेकिन क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है, या आप प्लानिंग तो बड़ी करते हो लेकिन अगले दिन बड़ी जल्दी डिस्ट्रैक्टिंग के प्लानर कुछ और रहते हैं तो बाद में, बट आप प्लानिंग तो बड़ी अच्छी करते हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हो। समझ आया? कई बार हाँ, बिजनेस में भी ऐसे होता है, हम प्लानिंग बहुत ज्यादा करते हैं बट जब एग्जीक्यूशन में जाते हैं तो हो ही नहीं पाता। अब मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। आई थिंक जहाँ पे वी हैव सीन फेलियर्स एंड सक्सेस इन बिजनेस। अब पहले सक्सेस इन बिजनेस, सी माय वर्क ऑफ न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन जो है ना यार, आपके साथ तो हुई, बट आई डू इट एट अ वेरी कॉम्प्लेक्स लेवल ऑल्सो। अब मैं 6-7 साल से आई बीन मेंटरिंग अ बिजनेस लीडर। उनका मंथली बेसिस से रिलेशनशिप है हमारा। ओके कि भाई मैं इतने घंटे आपको दे दूंगा, आपको जब भी कोई इशू हो तो आप मेंटर कर। सो अब 6-7 साल हो चुके हैं उसके। ही इज बेस्ड आउट ऑफ लंदन। ही इज स्टिल अबाउट 38 years old नाउ। ओके अब वो जब था 32 साल के थे, जब मिले थे 32-33 साल के थे। ही इज एन इंजीनियर। ही मेक्स स्पेशलिस्ट मेटल्स फॉर Formula 1 कार्स। ओके इनकी अपनी टेक्नोलॉजी है, यूके बेस्ड है, एंड 3D प्रिंटिंग करते हैं फाइनली उस मेटल की, और वो फाइनली वो मेटल जो है Formula 1 कार्स में लगता है। बस ज़्यादा मैं बता नहीं सकता बिकॉज फिर क्लाइंट्स की कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है। इंटरेस्टिंग लग रहा है काफी। सो अब पता है, अब ही वॉज अ यंगस्टर जो अपनी पूरी सेविंग लगा रहा है, इंजीनियर था है, और उसको अब लोग चाहिए जो बिल्कुल हाई एंड साइंटिस्ट्स हैं। आपको पता है 32 साल के यंगस्टर को या 33 साल के यंगस्टर्स को कोई सीनियर प्रोफेशनल सीरियसली नहीं लेता, एंड स्पेशली सो इन यूरोप। वहां पे तो द एज इज क्वाइट हाई फॉर हिम टू हायर दोस हेवी इंजीनियर्स। तो एक जब हमने शुरुआत करी थी, इतनी मोटी फाइल है, वी हैड 19 to 20 पीपल जिनसे वो बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग IIT प्रोफेसर्स हियर,
हायरिंग की जो बात हो रही थी, प्लस आई थिंक कार्तिकेन जो रेस ड्राइवर है उसका प्रोफाइल आया हुआ था और ऐसे कुछ कर करके आया हुआ। और फार्मूला 1 के बहुत बड़ा नाम था, उसका प्रोफाइल आया हुआ था कि भाई इनको हमें पीआर हेड इस कंपनी का रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। तो उस टाइम मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि भाई उसके नंबर्स अच्छे नहीं, और आज तक वो नंबर्स वो फार्मूला 1 में एक पॉइंट से बढ़ा ही नहीं है। नाउ इट वाज मेनी इयर्स अगो। आज वो इंसान ही इज 36 ईयर्स, वो तो मतलब ही इज रेडी टू गिव माय टेस्टिमोनियल आल्सो। आज वो इंसान इस सिचुएशन में है कि वो 4 कंपनियां खरीदने के कतार पे है। ओके, नॉट ओनली इन फार्मूला 1, डिफेंस, हेल्थ केयर, इवेंट्स। व्हाट रीजन आई डोंट नो, इवेंट्स वो मेरे को अभी क्लियर नहीं है, उसकी प्रोफाइल आनी है। डिफेंस, हेल्थ केयर, हाँ फार्मूला 1 तो था ही, वो तो भूल ही गया। तो फार्मूला 1, डिफेंस, हेल्थ केयर। सो व्हाई? बिकॉज ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना उसकी अब डाइवर्सिफिकेशन हो रही है। अब एक कॉन्वर्सेशन आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बताओ जो आज हुई है, जो मैंने उसको आज सुबह मैसेज लिखा है। कल मैंने उसको बोला था, हम लोग अभी वो इस टाइम यहीं पर ही है, वो कल सुबह की फ्लाइट उसकी वापस है। मैम कल लोग नाश्ते में मिले उससे, मैंने कहा यार एक काम कर तू अब उसको मैंने पूरा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझाया कि दुनिया में क्या हो रहा है। एज अ बिजनेसमैन न्यूमरोलॉजिस्ट का काम नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग द होल वर्ल्ड, बिकॉज आज की तारीख में यार आई गॉट क्लाइंट्स इन 51 कंट्रीज। अब 21,000 क्लाइंट से कुछ तो समझ आ ही जाता है, प्लस आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीडर ऑफ लेटेस्ट न्यूज एंड ऑल। अब मैं उसको कल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन समझा रहा था कि भाई देख अगले 10 साल में दुनिया इस तरह से नया जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया है ट्रम्प के साथ, ये ऐसे बैठेगा मेरे हिसाब से। तो एक काम कर, प्रोडक्शन बेस जो है ना हरियाणा में शिफ्ट कर दे। ओके, यूके में मत रख, बिकॉज यूके कॉस्ट बढ़ेगी और यूके कॉस्ट बढ़ने से प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। अपना हेडक्वार्टर्स वहां रखो क्योंकि सेल्स तो वहीं से होनी है, नेटवर्क तो वहीं से होना है, लेकिन प्रोडक्शन यहां से करना है। वो बहुत बड़ा डिसीजन है उसके लिए। ही इज जस्ट 38 years old and we had to sit down in the morning and breakfast I had to explain it long। अभी न्यूमरोलॉजी नहीं है, बिकॉज फ्रॉम नंबर्स आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑर्डर। मोटा मोटा तो समझ आ ही जाता है ना, एंड उसके नंबर्स मुझे पता है कि कहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की बात कर सकते हैं, कहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर सकते हैं, कहाँ पे मर्जर की बात कर सकते हैं और कहाँ पे एक्विजिशन की बात कर सकते हैं। ये तो सब मेरे को पता है। सो नाउ वी सेट, एक काम करते हैं, एक प्रोडक्शन बेस जो है अगले 2 साल में यहाँ पे रखते हैं टू ब्रिंग डाउन योर कॉस्ट। अब बताओ क्यों कॉस्ट कम हो रही है, मतलब वहाँ पे कॉस्ट क्यों बढ़ेगी? कोई लॉजिक पता है आपको क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वहाँ पे एक तो हर एक चीज एक्सपेंसिव है, प्लस लेबर भी एक्सपेंसिव। नहीं, वो तो शुरू से है ना यार। आज की तारीख में बिजनेस नहीं है तो लेबर तो सस्ती होनी चाहिए। नहीं, अब ये बात समझ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यार। ये आज ही की बात है, तो मैंने इसको आज ही सुबह लिखा था तो मेरे दिमाग में आ गई। मैंने इसको 3 पॉइंट्स लिखे। मैं कहा देख, यूरोप में अब वो एज्ड कॉन्टिनेंट हो चुका है। इट्स नॉट एन एजिंग कॉन्टिनेंट। एजिंग कॉन्टिनेंट मीन्स अब एवरेज मीडियन एज जो है ना यूरोप की 45 साल हो चुकी है। 45-50, हाँ इतनी है मीडियन एज है। सोचो एक देश, पूरा कॉन्टिनेंट है, 52 देश इतने, जैसे 27 कंट्रीज, अब वो 45 की एज वाले। 45 के एज में बचपन बहुत सारे लोग एल्डरली हो गए। तो जब एल्डरली होता है इंसान तो वो ना सेव नहीं करता, वो फिर बाद में बेच के खाता है। जब वो ऑन द वे टू एल्डरली होता है ना, वो सेविंग शुरू करता है ओल्ड एज के लिए। एक तो पैसा अब मार्केट में आएगा विद ट्रम्प का जब नया ऑर्डर नहीं आया, इस चक्कर में पूरे यूरोप को डिफेंस स्पेंडिंग अपनी ऊपर करनी पड़ रही है। तो वो वहां से नहीं कर रहे कि किसी का पैसा काट के हेल्थ से कम करके, या हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा रखा हुआ था वहां से हटा के डिफेंस स्पेंडिंग करेंगे। वो अपनी सेविंग्स में से कर रहे हैं, जो उनके रिजर्व्स हैं। उनके पास कोई चॉइस नहीं, बिकॉज ये रियल हो गया। अब जब सब कंट्री सारा पैसा डालेंगे तो एकदम से डिफेंस इंडस्ट्री शूट करेगी, लोगों को जॉब मिलेंगी, एकदम से खुशहाली आएगी। द मोमेंट इतना पैसा आएगा और जॉब मिलेगी, आपका कॉस्ट ऑफ मनी एकदम बढ़ता जाएगा। भाई इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, बैंक बोलेंगे अब तो लोग ले रहे हैं लोन्स, अब तो ले रहे हैं, बढ़ाओ इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट बढ़ा दोगे यूरोप का, आपकी लेबर महंगी हो जाएगी डेफिनेटली। और जब आपकी लेबर महंगी हो जाएगी, इंडिया इज द बेस्ट। यार इसमें न्यूमरोलॉजी का है, बता। द पॉइंट इज, न्यूमरोलॉजी मेरे को आती है, बिजनेस कंसल्टेशन के, मैं बिजनेस लाइफ से जी चुका हूं, मैं कॉर्पोरेट लाइफ से आया हूं। अब when I'm saying that I'm giving you a sense कि भाई the cost of running your business in the next 5 years is going to shoot up। तो आप जो 3 कंपनीज एक्वायर करने की बात कर रहे हो, उसकी ऑफशूट्स
यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर बनाना शुरू करो। आज बात शुरू करोगे तो अगले 1.5 साल में बन जाएगा। जब इंक्यूबेशन सेंटर के लिए तो आईटी भरी हुई है, यहाँ तो साइंटिस्ट ही साइंटिस्ट भरे हुए हैं यार। हाँ, उससे 1/4 में आपको इंक्यूबेशन सेंटर तैयार हो जाएगा, चाहे वो हेल्थ केयर के लिए, उसके लिए हो। धीरे धीरे आप वहां पे मार्केटिंग रखो, रिलेशनशिप रखो, यहाँ सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग करो, यू बिकम अ लार्ज कंपनी। ना दिस इज बिजनेस कंसल्टेशन। प्लस आपकी उससे कॉस्ट अच्छा कम एग्जांपल हो होगी। गया। या डेफिनेटली दिस इज एन एग्जांपल व्हिच वी आर वर्किंग ऑन स्टिल, सो दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। अब आ जाओ, दिस इज पास्ट एक्सपीरियंस व्हिच आई हैड व्हिच इज वेरी टेरिबल वन। एक टाइम पे अबाउट 10 years 12 years ago somebody came to me एंड वो आए तो अपनी लाइफ के लिए थे कि भाई मेरे को यूरोपियन वाइफ थी, इंडियन, बेस्ड आउट ऑफ हियर ओनली, कि मेरे को ना आई वांट टू गिव डिवोर्स टू माय वाइफ। ओके, सो उसके लिए आए थे। इट वाज लाइफ कंसल्टेशन, वो कोई बिजनेस कंसल्टेशन था नहीं कभी। एंड आई टोल्ड हिम दैट टाइम ये मत करना, बिकॉज दिस लेडी इज वेरी वेरी लकी फॉर यू, और इसको ना अभी आप छोड़ दो, बिकॉज आपको फ्यूचर देखना आता है तो आप बात कर सकते हो ना, वही बात हो जाती है, घूम फिर के वहीं आ जाते हो। तो आई सेड मत करना इसको। अच्छा, एंड ही इज अ बिग आर्ट कलेक्टर आल्सो। ओके, ही स्टार्टेड, उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग थी, क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग थी, बैंगलोर में थी, 400 यूनिट्स, 400 लोग यहाँ थे, वहाँ थे, और शायद पानीपत में 400-300 ऐसे कुछ था, बहुत टाइम हो गया। उसने हायरिंग के लिए मुझे बताया था कि क्रिटिकल हायरिंग में आई यूज्ड टू डू हायरिंग फॉर हिम। एक एचआर का प्रोफाइल आ गया एज एन एचआर हेड, एंड ही हायर्ड, कहीं से आया हुआ रेफरेंस से, ही वॉज वेरी एनामर्ड बाय हर। आई टोल्ड हिम, ऐसे यार ये ठीक नहीं, ये इंसान आपके लिए लॉन्ग टर्म में ठीक नहीं। एंड वो हुआ क्या कि 1.5 साल में उसने यूनियनाइज कर दिया पूरी कंपनी, उसी ने यूनियन खड़ी कर ली। ओके, और यूनियन इस तरह से खड़ी हुई कि इस इंसान को देश छोड़ के भागना पड़ा, बिकॉज आप इतनी बड़ी कंपनी बंद नहीं कर सकते, आप लॉज जैसे स्ट्रिंजेंट होते हैं कि आप लिमिटेड कंपनी जैसे बंद नहीं कर सकते। एंड ही हैड टू रियली फाइट इट इन द केस, इन द कोर्ट्स फॉर ऑलमोस्ट 6-7 years बिफोर वो फिर कंपनी बंद हुई, सबको उसने कॉम्पनसेशन दिया, इंडिया वापस आया, और अभी गुड़गांव के बॉर्डर के आसपास ही हैज़ अ बिग SEZ बना लिया उसने। ओके, SEZ मतलब 10 फ्लोर्स का बहुत बड़ा SEZ बनाया है। बट उस टाइम पे ये हालत हो गई थी कि सब कुछ खत्म हो गया था बाय वन रॉन्ग हायरिंग। तो ये भी तो बिजनेस कंसल्टेशन है। जब आपके सामने प्लैनेट्स हैं, चाहे वो कंपनी का नाम हो, चाहे वो लोगो का एक नंबर हो, चाहे वो डिजाइन चाहे वो चेयरमैन का चार्ट्स हो, चाहे वो पार्टनरशिप्स के चार्ट्स हो, चाहे आपके क्रिटिकल हायरिंग के चार्ट्स हो, चाहे आपके बीवी बच्चे जो आपको कंपनी में लाना चाहते हो सक्सेशन प्लानिंग के लिए, जब इट कम्स डाउन टू वन यूनिट विच इज ये इंसान और इसका चार्ट, एक बार वो आ जाए, यू कैन डू एवरीथिंग। बट वो जोड़ना आना चाहिए। वो जोड़ने के लिए आपको बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए। तो द क्वेश्चन वाज कि बिजनेस मेंटर, क्या हर न्यूमरोलॉजिस्ट बिजनेस मेंटर बन सकता है? नहीं बन सकता। You have to know about business. You have to know about the world, how the world is moving. You have to know about the culture of that person जो आपके सामने बैठा है, उसकी माँ बाप, भाई बहन, फ्रेंड सर्कल, आपको एक सेंस होना चाहिए। जब तक आप वो सेंस नहीं लोगे ना, आप एक अच्छे मेंटर नहीं बन सकते। मेंटर इज नॉट बोर्ड रूम में बैठ के आप एक पीपीटी में दिखा के और ज्ञान दे रहे हो। मेंटरशिप इज आप शैडो कर रहे हो लाइफ को। तो यू नॉट एवरी न्यूमरोलॉजिस्ट कैन बिकम अ बिजनेस मेंटर। इनफैक्ट अभी तक तो वो है नहीं, जहां तक मैं सोचता हूं कि ऑफ वेयर आई कैन से आई कैन फुली रिस्पेक्ट हिज नॉलेज। देन द क्वेश्चन इज, कैन एवरी बिजनेसमैन बिकम अ न्यूमरोलॉजिस्ट बिजनेस मेंटर? द आंसर इज नो। I'll tell you why, because अभी तक इसलिए नहीं हुए। आप बिजनेस करते हो, आप तो बिजनेस करते हो, कितना टाइम देते हो दिन में बिजनेस चलाने के लिए? ऑलमोस्ट लाइक 17-18 hours। न्यूमरोलॉजी पढ़ने का टाइम का है? न्यूमरोलॉजी भी तो फुल टाइम साइंस है। हाँ बिल्कुल। जब न्यूमरोलॉजी पढ़ोगे, लाइक मैंने बात करी थी ना कि शुरू में कि यार डॉक्टर तब अच्छा डॉक्टर बनता है जब उसका हाथ साफ हो जाता है। सफदरजंग का डॉक्टर, राम मनोहर लोहिया का हॉस्पिटल का डॉक्टर, एम्स का डॉक्टर, मूलचंद का डॉक्टर, ये हाथ से साफ लोग हैं जो 20-20, 25-25 साल से हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स एवरी मंथ देखते हैं, तो उनका हाथ साफ हो जाता है। तो अगर आपका डॉक्टर, उसके बाद थोड़ा जाओगे कि यंगस्टर जो बैठा हुआ है फैंसी वहां से आया, जब आपको जान पे आएगी ना तो 10 रेफरेंसेस लेके जाओगे। तो रेफरेंसेस कैसे बनते हैं इंसान के?
when he is in the field for so many years, so many. तो रेफरेंसेस बनेगा ही नहीं उसका. जब रेफरेंसेस नहीं बनेगा तो वो कैसे पता है डॉक्टर सही है कि नहीं. आप चले जाओगे ऑपरेशन टेबल पे उसके, आप बोलोगे नहीं यार वो मेदांता में ना वो नरेश त्रेहन है उधर ही जाना. अरे नरेश त्रेहन के साथ भी तो 10 लोग थे, लेकिन पता नहीं है किसी को, सिर्फ यही फंडामेंटल हो गया. सो जब बिजनेस इतना टाइम ले जाएगा, न्यूमरोलॉजी आज सीखोगे तो वो भी तो टाइम ले जाएगा. बाय द टाइम आप ग्रो करके ऐसे बनोगे, it's a life decision you have to take if you ever want to be either you become the numerologist or you choose business. no देखो बिकॉज दोनों चीज को आपको टाइम देना पड़ेगा. आज की तारीख में एक बात बताओ, आज की तारीख में मेरे साथ तो बहुत न्यूमरोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं ना, न्यूमरोलॉजिस्ट पढ़ रहे हैं, उसमें से बहुत सारे बिजनेसमैन भी हैं. 99% of the people who are businessmen who are learning numerology and there are a lot of them now. मतलब आज की तारीख में यार 950 से 950 के ऊपर ही स्टूडेंट सर्टिफाई हो चुके हैं. तो 950 में से कम 300 तो बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर्स हैं या किसी ने कुछ शुरू किया होगा. बट देयर 99% ऑफ देम ना, उनका फोकस है बिजनेस करना. ओके. उनका फोकस नहीं है, उनका फोकस है कि अपने बिजनेस में मैं अप्लाई कैसे कर सकूं. उनका ये फोकस नहीं है कि मैं बिजनेस कंसल्टेंट बन जाऊं. उसमें फिर आपको अगले इंसान के बूट्स में, यू हैव टू बी इन द शूज ऑफ द अदर पर्सन एंड लिव देयर लाइफ टू बिकम अ कंसल्टेंट और अ मेंटर. वो लाइन ना पार करने में लोग लेजी हैं. दैट्स अ वर्ल्ड ऑफ नॉलेज. एक जोन है, वो जब जोन में आप आ जाएंगे कि नॉलेज है, फिर वो बिजनेस हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो लेडी ऑफ द हाउस हो, चाहे यंगस्टर हो जो जिंदगी में अपना एस्पिरेशनली कुछ बड़ा काम करने चाहता है, बस वो एक चार्ट है और आप हो. वो एक जोन होती है. चाहे जो डॉक्टर की भी ना एक जोन होती है, लॉयर की अपनी जोन होती है कि वो जब बैठा होगा ना जज के सामने, उसको पता है क्या बोलना है. वो जज की बॉडी लैंग्वेज समझ आएगा कि जज क्या सुनना चाह रहा है. दैट जोनिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन यू बिकम अ स्पेशलिस्ट. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम यार. आपके साथ एक तो टाइम का वैसे नहीं पता चलता, इतनी जल्दी टाइम निकल गया. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक जाके अच्छे से इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाऊंगा और हम 6 महीने बाद फिर दोबारा बैठेंगे इसके ऊपर और एक दोबारा से पॉडकास्ट करेंगे. मैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगा आपके लिए. तो नेक्स्ट टाइम जो हम पॉडकास्ट करेंगे, बट वो हम करेंगे दुबई ऑफिस में, ताकि जो वहाँ के भी जो लोग हैं, जो हमारे बिजनेस फ्रेंड्स हैं, वो भी देख सकें. दुबई इज माय डेस्टिनेशन. वहाँ पे हमारा ऑफिस खुल रहा है, अगस्त में तो खुल ही रहा है, बट आई विल बी देयर बिफोर दैट ऑल्सो. माई पॉइंट इज आयुष, आप जैसे लोग देश को बनाने वाले हैं, यू आर यंग और ये यंग देश है. एंड द पॉइंट इज के ये सुपर पावर बन भी रहा है, बट वी वांट दैट मेक इन एनर्जी भी है. तो मेरे लेवल पे तो यार मेरी एज तो ये हो गई कि मैं मिशन की तरह से काम कर रहा हूँ. आई रियली वॉन्ट यू एंड मोर लाइक अस, लाइक योर्स, हाई एनर्जी, हाई एम्बिशन, इंटरनेशनल रीच. आप और करो. मेरे लिए ऐसे नहीं कि आप 6 महीने बाद कोई क्वेश्चंस करो. आपको जब इशू हो मेरे से आप बात करो. We'll keep talking and then obviously the way we'll have another good conversation. Right, definitely. Business is one thing, but after meeting you, I always get inspired कि आपसे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं. जो आप चीज़ें बताते हो वो I think it's really amazing. जितना टाइम आपने दिया है न्यूमरोलॉजी को और आपके से जो गाइडेंस मिली है, जो एडवाइस आप देते हो, वो डेफिनेटली मेरे को भी कहीं ना कहीं वो बिजनेस में फॉर श्योर हेल्प कर रही है. और आने वाले टाइम में भी आई विल डेफिनेटली टेक मोर गाइडेंस फ्रॉम यू सो दैट मैं अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकूँ. All the best. थैंक यू वेरी मच. So I hope you liked जो आज बात हुई, आयुष से बात हुई है, तो दिल की बातें हैं. ये बिजनेस है, जिंदगी इज रियल. रियल में क्वेश्चंस भी रियल होते हैं, प्रॉब्लम्स भी यूनिक होती है. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. More content will flow. Obviously, the whole idea is now to reach as many. So, आपके comments की we will keep waiting, and on the basis of that, my team will develop more content like that, which will be very, very well, So, I hope you liked what we talked about today. Relevant है, आपके questions हैं, comments हैं. We'll definitely be doing much more of it. So, share, subscribe my channel, and hopefully, we shall see you very soon. God bless us all. Take care.